अगर आज मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारे जो एग्जाम की जो तुम्हारी प्रिपरेशन है ना वो चाहे कैसी भी है बट तुम्हारे एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो क्या तुम्हें यकीन होगा? नहीं। तुम पूछोगे यार ये कैसे पॉसिबल है? बट हाँ, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है विद गुड राइटिंग स्किल्स। अगर तुम्हें ये आ गया ना कि एग्जाम के अंदर आंसर्स को लिख के कैसे आना है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो आज जानते हैं कुछ सीक्रेट तरीके जिससे कि तुम अपने एग्जाम के अंदर 10 से 20% स्कोर को इंक्रीज कर सकते। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम लाइक 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, IIT JEE, नीट, ऐसे कई हजार एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स को मैं और मेरी टीम फ्री में गाइड और मेंटोर करती है। देखो यार, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, स्कूल्स के फाइनल एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, और अब तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि भैया एग्जाम में लिख के कैसे आना है। क्योंकि पढ़ाई तुमने अभी तक कर ली होगी, पढ़ाई थोड़ी बहुत हो गई होगी, या फिर जिसकी बची है तो वो कर रहा होगा, बट अगर तुमने आज के तरीकों को मिस कर दिया ना, तो भाई तुम ये कभी पता नहीं लगा पाओगे कि एग्जाम को लिख के कैसे आना होता है। तो देखो यार, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई हजारों बच्चों से बात करी और उनकी मिस्टेक्स के बारे में पूछा, तो मुझे कुछ मेजर मिस्टेक्स के बारे में पता चला। जैसे कि कई स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया यार मेरी ना राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है। तो होता क्या है कि मेरा एग्जाम ही छूट जाता है, मैथ जैसे एग्जाम, SST जैसे एग्जाम मेरे छूट जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, भैया वो ना मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, तो मेरी राइटिंग के क्या मेरे मार्क्स कट सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर? क्या टीचर, अगर मेरी राइटिंग बहुत बेकार है तो क्या टीचर मेरे मार्क्स ही काट देगा? क्या ऐसा होता है? तो मैंने कहा चलो इसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, भैया ये बताओ कि जब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं ना लिखना, तो हम बहुत अच्छा लिखते हैं, बट जैसे जैसे हम एंड पे पहुंचते जाते हैं ना पेपर के, तो हमारी राइटिंग भैया बहुत बुरी होती जाती है। मैंने कहा हाँ, ये बात भी सही है, इसका भी सोल्यूशन निकाल देंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, भैया ये बताओ कभी कभार क्या होता है ना कि हम गलत आंसर लिख देते हैं, फिर हम उसको पूरा कट कर देते हैं, तो ये जो कट करते हैं ना, क्या इसके भी टीचर नंबर काट सकते हैं? तो मैंने कहा चलो भाई इसका भी सोल्यूशन निकाल देंगे। तो जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, इनका सोल्यूशन आज मैंने निकाला। कैसे? मैंने कई टीचर्स से बात करी जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करते हैं, जैसे कि 12th बोर्ड, 10th बोर्ड, या फिर कुछ टीचर्स वो भी थे जो कि स्कूल्स की कॉपी चेक करते थे। मैंने उनसे बात करी एंड ये सारे सवाल मैंने उनसे पूछे, और उनके जो आंसर्स थे ना वो तुम सुनकर ना शॉक होने वाले हो, क्योंकि बहुत सीक्रेट टिप्स मुझे आज पता चली हैं जो कि मुझे तुम सबसे शेयर करनी है। ठीक है, तो चलो देखो, पहला पॉइंट क्या था भैया? पहला पॉइंट हमारा ये था कि भैया हमारी ना राइटिंग बहुत बेकार है, तो उसका कोई सोल्यूशन वगैरह बता दो, और क्या राइटिंग मैटर करती भी है नहीं करती है? तो ये सेम क्वेश्चन मैंने टीचर से पूछा और सब टीचर्स ने एक जवाब दिया, आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती। तो मैं भी शॉक हो गया। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने बोला कि अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है, मतलब एक टीचर उसे पढ़ सकता है, अगर वो पढ़ने लायक है तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर राइटिंग बुरी है टेंशन मत लो, बट अगर आपकी राइटिंग इतनी बेकार है कि पढ़ ही नहीं सकता, तो भाई तो इंप्रूव कर लो, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। फिर मैंने पूछा कि फिर डिपेंड किस पे करता है आपका स्कोर? कि मतलब अगर राइटिंग से ही आपका कोई लेना देना नहीं है सर, तो डिपेंड किस पे करता है? तो उन्होंने मुझे एक सीक्रेट बात बताई। सीक्रेट बात उन्होंने मुझे बताई कि हम मार्क्स कभी कभार काट देते हैं ऑन सीक्वेंस। अब तुम सोच रहे होगे भैया ना, उनको अटेम्प्ट करने का तरीका समझो। हम क्या करते थे? हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यही करते हो ना तुम? सबसे बेकार तरीका है। क्यों? क्योंकि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत कुछ तुम्हें लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा लंबा तुम्हें लाइनें लिखनी पड़ेंगी, तो उससे होगा क्या कि यार तुम्हें ना टाइम बहुत लगेगा कि तुम सोच भी रहे हो, लिख भी रहे हो, सोच भी रहे हो, लिख भी रहे हो। तो इसका क्या तरीका है? इसका एक सोल्यूशन है। आपकी जो कॉपी है ना जिसमें आप आंसर लिख रहे हो, उसके लास्ट पन्ने पे जाओ, जो आपका रफ पेज होता है, उस रफ पेज पे आपका जो क्वेश्चन है ना उसके पॉइंटर्स लिख लो। जैसे इमेजिन करो आपका कोई क्वेश्चन आया, 10th क्लास का कोई बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है, नेशनलिज्म एंड यूरोप के बारे में कोई क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करने के लिए तुम 5 पॉइंट बैक पन्ने पे लिख लो, और वो पॉइंट नहीं लिखना आपको पूरे, आपको बस शॉर्ट में लिखना है। जैसे कि 1970 में स्टार्ट हुआ, या फिर जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख लो। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप वापस से जाओगे अपने कॉपी की तरफ और आप लिखना स्टार्ट करोगे, आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। तो फिर आप इसका आंसर लिखोगे पॉइंट नंबर 1। अब आप कॉपी पीछे पलट के देखोगे, पॉइंट नंबर 1 क्या था? 1970 में स्टार्ट हुआ था। तो आप पूरी डेफिनेशन को आराम से लिख सकते हो कि दिस रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1970 बाय दिस लीडर, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 2, आपने देखा कीवर्ड क्या है पॉइंट नंबर 2 का, और डायरेक्टली फिर उससे आंसर लिख दिया। अब इससे क्या हुआ? हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वरना बहुत बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं आंसर लिखते हैं, सोचते हैं आंसर लिखते हैं, और हमारा आंसर अगर कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है ना कि आंसर हमारा गलत हो रहा है, तो पूरा आंसर काटा, वापस से लिखा, और इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे क्या करना है? पहले ही केवल 2 मिनट दो, और 2 मिनट के अंदर 5 पॉइंट सोच लो, 4 या 5 पॉइंट सोच लो, और उनको बैक में लिख दो, और इन पॉइंट से अब आंसर लिख दो। बहुत टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। तो याद रखना, बहुत शानदार टेक्निक है जो आपको कोई नहीं बताने वाला, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। ये है सबसे बेस्ट तरीका 4 या फिर 5 नंबर वाले जो सवाल होते हैं उनको अटेम्प्ट करने का। इससे आपका टाइम बचेगा। अब इमेजिन करो एक ऐसा बच्चा है जो कि ना बहुत ही स्लो है, लिखने में बहुत ही स्लो है, उसका फिर भी टाइम नहीं बच पाया। उसके लिए क्या? अब इमेजिन करो आपके पेपर के लिए बचे हैं 10 मिनट।
और आपके ना 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 2 क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे बचे हैं 5 नंबर वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस। तो अब आप क्या करोगे? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, यही करोगे ना, ये मूर्खता है। अब सुनो क्या तरीका है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें स्मार्ट वर्क, हमें दिमाग लगाना है। देखो जब भी आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क क्या होता है? उसके आंसर को चार्ट फॉर्म में लिख दो, इसको मैं बोलता हूं चार्ट मेथड। देखो चार्ट मेथड का एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, ये रहा एक लाइव एग्जांपल। ये एक यूपीएससी के टॉपर की शीट है ना। इस आंसर को आप इमेजिन मत करो, ये तो मैं एज अ सैंपल ले आया हूं। जैसे इमेजिन करो कोई भी आपका टॉपिक है जिसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, जिसके ऊपर आपको आंसर लिखना है, या इमेजिन कर लेते हैं एक्सप्लेन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखो। तो अब आप क्या करोगे? शॉर्ट नोट्स लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो बेस्ट तरीका क्या है? चार्ट बना लो और चार्ट को छोड़ दो। कैसे? मैंने ऊपर हेडिंग डाली हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और उसके ऐसे चार्ट बना लिए और उसके 4 पॉइंट यहां पर लिख दिए। उससे क्या होगा? देखो फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, 5 में से 5 तो नहीं मिलेंगे, बट 5 में से 4 मिल जाएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है? टाइम बचाने का, कि भैया जब भी हमारे पास टाइम कम है आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम चार्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ये चार्ट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कम टाइम हो हेडिंग लिखो और फिर उसके 4-5 पॉइंटर्स ऐसे लिख दो। इससे क्या होगा? टाइम भी बच गया और नंबर भी मिल गए। तो ऐसा नहीं होना कि आपका एग्जाम छूट गया, आपका क्वेश्चन छूट गया। तो बेस्ट तरीका है, इसको ट्राई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली स्ट्रेटेजी मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो कि मैं अपने एग्जाम्स में यूज किया करता था। देखो बहुत सारे आंसर होते हैं जो कि पॉइंट बेस्ड आंसर होते हैं। जैसे इमेजिन करो एक 4 मार्कर क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 99% बच्चे पता क्या सोचते हैं कि इसके अंदर मैं 4 पॉइंट्स लिख दूंगा, है ना। यही सोचते हो ना कि 4 पॉइंट्स लिख दूंगा, उन 4 पॉइंट से मेरा आंसर बन जाएगा। यही करते हो, है ना। ये सबसे बेकार तरीका है, पता है क्यों? क्योंकि उन 4 पॉइंट में से शायद एक पॉइंट आपका करेक्ट ना हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल तो है। तो हमेशा याद रखना जब भी आप पॉइंट आंसर को लिख रहे हो, जैसे कि 4 पॉइंटर, 5 पॉइंटर, 6 पॉइंटर, तो जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखो। मतलब अगर वो 4 मार्कर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखो, अगर वो 5 मार्कर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स लिखो। उससे क्या होगा? अगर आपका 1 पॉइंट गलत भी हो गया तो भी नंबर कहीं नहीं कटेंगे। तो याद रखना 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखो। ये बहुत डीप स्ट्रेटेजी है जो कि मैं अपने टाइम पे यूज किया करता था, एंड ये 100% सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। तो ये तो थी हमारी सारी स्ट्रेटेजीज। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन टिप। अब देखो 5 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन टिप्स को जान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंटेशन टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा जो प्रेजेंटेशन टिप्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से समझना प्रेजेंटेशन टिप्स क्या है, क्योंकि हमें ना हमारे एग्जाम पेपर को अच्छी तरीके से डेकोरेट भी तो करना है। मतलब मैं वो नहीं कह रहा फूल पत्तियां बना दो, कलर कर दो, नहीं। डेकोरेशन से मेरा क्या मतलब है देखना। पॉइंट नंबर 1 क्या है? डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। अरे भैया हम ना मॉडर्न जमाने में, हम इंस्टाग्राम के जमाने में, हमें आदत हो रखी है क्या बिटवीन को BTW लिखने की, है ना। व्हाट यू डूइंग को बच्चे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? WYD। याद है ना वो सारी शॉर्ट फॉर्म जो कि तुम इंस्टाग्राम फेसबुक पे लिखते हो। वो कोई भी शॉर्ट फॉर्म यहाँ गलती से यूज मत कर देना, वरना एग्जामिनर तुम्हें शॉर्ट फॉर्म के नंबर दे देगा बेटा, माइनस कर देगा नंबर। तो शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें। पॉइंट नंबर 2, क्या कटिंग अलाउड है भैया? कभी कभार क्या होता है हम कट कर देते हैं आंसर को, क्या कटिंग अलाउड है? हाँ कटिंग अलाउड है, बट याद रखना आप सिंगल कट करो। जैसे कि इमेजिन करो मैंने अपना नाम लिखा, वो गलती से मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? एक सिंगल कट करूंगा, बस ऐसे एक सिंगल कट करूंगा मैं। और ट्राई करना वो पेंसिल से कटो तो और अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, अंडरलाइन दी की पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेटेजी आपने बहुत बार सुन भी रखी होगी। जैसे कि एक ना मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखो एक पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार पेपर है। देखो एक स्टूडेंट का पेपर है। अब इस स्टूडेंट ने गलतियां क्या करी है वो आप बहुत ध्यान से देखना। इस स्टूडेंट ने क्या करा है ना कि आंसर के बीच में गैप नहीं छोड़ा है। जैसे कि देखो आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 9, कोई गैप नहीं छोड़ा, तो टीचर को पता ही नहीं चल पाएगा, और टीचर शायद आपका कोई आंसर मिस भी कर दे और उससे आप ही का घाटा हो जाएगा ना मेरे भाई। तो हमें क्या करना है? हर एक आंसर के बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ना है, 2 लाइन का गैप छोड़ना है। अब देखो पॉइंट नंबर 2 क्या था? अंडरलाइन कीवर्ड्स। देखो कीवर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना होता है, जैसे कि इस बच्चे ने कीवर्ड को अंडरलाइन नहीं करा है। अब देखो हमें क्या करना है? जैसे कुछ भी लिखा हुआ है तो यहां पर मैंने अंडरलाइन कर दिया बेनिफिट्स ऑफ डबल सर्कुलेशन, अंडरलाइन कर दिया, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर कर दिया डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना हर आंसर के, वो आप अंडरलाइन करो। किससे अंडरलाइन करोगे? पेंसिल से अंडरलाइन करो, बाकी किसी और से अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो भैया एक आंसर के अंदर कितनी अंडरलाइन होनी चाहिए? एक आंसर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 अंडरलाइन आपकी होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट शब्द। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार आपको जो एग्जामिनर है ना वो केवल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ढूंढ रहा होता है। तो जैसे ही उन्हें वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिले तो उन्होंने उनको देखा और आपको फुल नंबर दिए और वो आगे बढ़ गए। तो याद रखना कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, केवल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, ठीक है। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी थी। अब एक लास्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता हूं जो कि है न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी। ध्यान से देखना न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी। देखो बहुत सारे बच्चे जो कि मैथ का एग्जाम दे रहे होंगे या फिर फिजिक्स जैसे न्यूमेरिकल एग्जाम दे रहे होंगे, तो हमें क्या करना है? याद रखना न्यूमेरिकल जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं वो यूनिट को मत भूल जाना, जैसे कि आंसर है आपका 10 सेंटीमीटर, तो भैया अगर तुम सेंटीमीटर लिखना भूल गए ना तो -½ हो जाएगा, यहाँ पर आधा नंबर कट जाएगा।
तो याद रखना यूनिट मत भूलना। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जब भी जो आपका फाइनल आंसर आता है, जैसा फाइनल आंसर हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो उसको एक बॉक्स के अंदर कैद कर देना। क्यों? क्योंकि ना एग्जामिनर जो होता है ना आपका मैथ का टीचर, वो ना आंसर ढूंढ रहा होता है फाइनल। वो स्टेप के नंबर तो देखो बहुत कम ही मिलते हैं आपको, वो फाइनल आंसर ढूंढ रहा होता है। तो वो ये देखता है कि क्या इसका फाइनल आंसर सही भी है नहीं है। तो अगर आपने बॉक्स में कैद कर रखा होगा तो वो डायरेक्ट आपका आंसर देखेंगे फाइनल और उस पर टिक करेंगे और आपको +4 नंबर देके आगे बढ़ जाएंगे। तो याद रखना इन स्ट्रेटजीज को। तो ये थी आज की स्ट्रेटजीज सारी की सारी, और बहुत डीप वीडियो थी, बहुत लंबी वीडियो थी, बट जितनी यूजफुल है ना ये, चाहे आप यार आज 10 मिनट 20 मिनट इंस्टाग्राम पे दे दोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होता, बट अगर आप यूट्यूब पे एक एजुकेशनल वीडियो देखते हो तो तुम्हें क्यों रिग्रेट होता है मेरे भाई। ये पढ़ाई की वीडियो है, यहाँ पर तुमने कुछ सीखा है, तो भाई रिग्रेट मत करो, खुद को शाबाशी दो कि भाई दुनिया इंस्टाग्राम चला रही है, फालतू के मीम शेयर कर रही है, हम पढ़ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं, तो तुम दुनिया से ऑलरेडी आगे निकल चुके हो। दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, बट आप अपने एक मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ना मोटिव है एजुकेशन के अंदर एक रेवोल्यूशन लाना, यूथ को मोटिवेट करना, जो कि हम शायद कर पा रहे हैं। और अगर आपके और भी कोई डाउट बचते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन